हेलो एवरीवन, मैं अमन सिंह आपको DSSB के साइकोलॉजी और टीचिंग मैथोलॉजी जिसे बोला जाता है उसके सिलेबस से परिचित कराते हुए आपको ये समझाने वाला हूँ कि यहाँ का सिलेबस कैसे आता है, किस तरीके से आता है और इसे ब्रेक कैसे किया जाता है। DSSB एग्ज़ाम होता है आपका DSSB के नाम से जाना जाता है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो इसके नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी जो टीचिंग के नाम से एग्ज़ाम होते हैं जितने भी, तो इनमें सबसे बड़ा इस चीज़ जो रोल होता है, रोल प्ले करता है, वो साइकोलॉजी रोल प्ले करता है। और साइकोलॉजी में भी एजुकेशन साइकोलॉजी दूसरे तरीके से समझने के लिए से इसमें जो मनोविज्ञान आता है, मनोविज्ञान की दो शाखाएं सबसे ज़्यादा प्रमुख होती हैं किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। उस टीचिंग एग्ज़ाम में जो दो शाखाएं आती हैं, एक आती हैं बाल मनोविज्ञान के रूप में, दूसरा आता है शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में। शिक्षा एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में। तो सबसे ज़्यादा जो पार्ट पूछा जाता है किसी भी टीचिंग मैथोडोलॉजी से संबंधित, वो यहीं से पूछा जाता है। यहाँ से 100 क्वेश्चन बन के आते हैं। जैसे कि मेंस लिया जाए इसका, तो 100 क्वेश्चन यहाँ से इसके बन के आते हैं। तो 100 क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो रहती है वो मैथोलॉजी की रहती है, जिसे दूसरे तरीके से पेडागोजी बोला जाता है। और ये पेडागोजी उन सब्जेक्टों से संबंधित आती है जो सब्जेक्ट आपको इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि सब्जेक्टों में जो डिफ्रेंशिएशन होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टों में इसे विभाजित किया जाता है। पहला पार्ट जो होता है वो सामान्य अध्ययन, या दूसरे तरीके से इसे बोला जाता है सामान्य अध्ययन, या इसका सामान्य अध्ययन को दूसरे तरीके से सामान्य अध्ययन को किसी भी बालक को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, किसी भी बालक को किस तरीके से। जैसे कि सामान्य अध्ययन में अलग अलग हिस्से होते हैं इसके, भूगोल होता है, इतिहास होता है, पर्यावरण अध्ययन होता है, आगे आपका जनरल साइंस होती है जिसमें आपकी जनरल फिजिक्स, जनरल सामान्य भौतिकी, सामान्य रसायनिकी और सामान्य बायोलॉजी, सामान्य जीव विज्ञान आता है। उसे किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, इसकी जो विधियां सम्मिलित होती हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित होती हैं। अगला जो पार्ट आता है वो पार्ट आता है आपका गणित का। तो गणित को किसी भी बालक को प्रारंभिक रूप से सिखाने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये जो विधियां होती हैं जो सम्मिलित होती हैं, ये पेडागोजी में सम्मिलित होती हैं। आगे अगली तरीके से जो किसी भी प्रकार की भाषा होती है, भाषा का जो संपूर्ण आयाम देखा जाता है भारत के संविधान में, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का दर्ज या समावेशन है। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल 3 भाषाओं का उल्लेख प्रारंभिक रूप से किया जाता है, एक अंग्रेजी, दूसरी हिंदी, तीसरी जो भाषा होती है वो संस्कृत के रूप में आती है, ये भाषा। तो इनमें से इस भाषा को किस तरीके से सिखाया जाना चाहिए, किसी भी भाषा की सबसे मूलभूत इकाई क्या होती है, चाहे वो हिंदी रही हो, चाहे अंग्रेजी रही हो, चाहे वो संस्कृत रही हो, तो इनमें से इनकी मूलभूत इकाई क्या होती है। जैसे कि किसी भी भाषा की सबसे मूलभूत इकाई जो होती है वो वर्ड होती है। वर्ड से मिलकर शब्द बने होते हैं, जिसे वर्णमाला बोला जाता है। वर्ड प्रारंभिक रूप, वर्ड से मिलकर शब्द बने होते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बने होते हैं, और जिन वाक्यों में भावनाएं दी जाती हैं, विचार दिए जाते हैं, जहाँ किसी भी वक्तव्य की सोच होती है, चिंतन होता है, मनन होता है, उन प्रक्रियाओं को किस तरीके से कैसे बालक के अंदर समावेशित करें, ये जो विधियां होती हैं, ये सारी की सारी विधियां कहाँ से ली जाती हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाली पेडागोजी, या इसी को कहा जाता है कि जो बालक को किसी भी तरीके से आप शिक्षित कर रहे हो, उस शिक्षित करने की विधियां क्या रही हैं,
ये विधियां क्या हैं? ये विधियां ही पेडागोजी कहलाती हैं और इन्हीं विधियों के अंतर्गत ये सारा आपका सिलेबस, जितना भी सिलेबस होता है ये समावेशित तो होता है। तो इसमें जो सिलेबस पूछा जाता है भाषाओं को लेकर मुख्य तौर पर अंग्रेजी रही हो, आपकी हिंदी रही हो या संस्कृत रही हो, लेकिन कुछ अगर आप दक्षिण भारतीय प्रदेशों की बात करते हो तो दक्षिण भारतीय प्रदेशों में इसके अलावा जो मूलभूत इकाई होती है जैसे कि संस्कृत या हिंदी हट जाती है, दक्षिण भारतीय प्रदेशों में केवल और केवल अंग्रेजी बचती है। तो अंग्रेजी के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ इसे हटा दिया जाता है। अन्य जो भाषाएं होती हैं जैसे कि तमिल और तेलुगु और इसके अलावा अन्य जो भाषा है, जैसे कि मैं बात करूं एक भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाला जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में जो द्वितीय राष्ट्रीय राजकीय भाषा है वो उर्दू है, तो यहाँ समावेश उसका भी होता है। तो समावेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो इन भाषाओं को, इस गणित को, इस सामान्य अध्ययन को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए एक बालक के अंदर, इसके लिए किस तरीके से समझ विकसित की जानी चाहिए, तो उसके माध्यम को कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो आपके लिए केवल और केवल जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो शिक्षा मनोविज्ञान का वाला पार्ट ही महत्वपूर्ण है, जो DSSB सिलेबस में किसी भी तरीके से किसी भी आयाम में मौजूद रहता है। दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो पेडागोजी वो कहा जाता है जिसमें जिन शिक्षण विधियों को अपनाया जाता है, किस तरीके से किसी भी बालक को कोई भी विषय वस्तु पढ़ाई जानी चाहिए और उस विषय वस्तु का एक सामंजस्य बालक अपने वातावरण के साथ बिठा पाए, जहाँ ये समझ में मौजूद हो जाती है वो समझ कहलाती है शिक्षा मनोविज्ञान या पेडागोजी। या पेडागोजी को दूसरे तरीके से बोला जाता है, वो बोला जाता है एक तरीके से एक रूप में प्राप्त होने वाली शिक्षण विधियाँ। तो ये शिक्षण विधियाँ किस तरीके से और कहाँ और कैसे लागू की जाती हैं, किस विषय वस्तु के लिए किस प्रकार में किस प्रारूप में लागू की जाती हैं, उन्हें कहा जाता है पेडागोजी। इसे हिंदी के तौर पर अगर देखा जाए तो हिंदी के तौर पर इसे बोला जाता है शिक्षण विधियाँ। तो इसके आगे मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। आपको जो केवल और केवल परिचित होना है वो आपके सिलेबस में साफ तरीके से लिख के ये दिया जाता है टीचिंग मैथोलॉजी आपको साफ तरीके से, चाहे वो एग्ज़ाम आपके PRT लेवल का रहा हो, चाहे TGT, जो एग्ज़ाम होते हैं वो PRT के होते हैं, प्राथमिक टीचर के होते हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं आपके वो आपके PGT लेवल के होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं वो TGT लेवल के होते हैं। तो इन PRT, PGT और TGT इन तीनों ही लेवल में किसी भी तरीके से जो आपको क्वेश्चन किए जाते हैं, साइकोलॉजी का सिलेबस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्ट जो वेरी करता है वो साइकोलॉजी का सिलेबस करता है। और साइकोलॉजी सिलेबस में केवल और केवल साइकोलॉजी की केवल एक ब्रांच पूछी जाती है जिसे शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है, जिसे एजुकेशन साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। अगर बात की जाती है एजुकेशन साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान में इसका इतिहास जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसका बाल मनोविज्ञान का इतिहास जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं वो टेट CTET के लिए होते हैं, किसी भी स्टेट टेट के लिए, किसी भी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। लेकिन जो आपके लिए PRT, PGT, TGT, DSSB से संबंधित जो महत्वपूर्ण आयाम होते हैं, महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, वो केवल और केवल शिक्षा मनोविज्ञान के साथ वेरी करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के साथ वेरी करते हैं। तो केवल और केवल आपके लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पार्ट है, या जो केवल और केवल जो सारे क्वेश्चन आपको 100% जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो केवल और केवल 100% क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान की पेडागोजी से मिलने वाले हैं, यानी कि इसकी शिक्षण विधियों से मिलने वाले हैं। जो इसमें अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियां हैं, आपको यहाँ से ये सारे क्वेश्चन वेरी करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन इसी जगह से मिलने वाले हैं। तो ये विधियां, किसी भी चीज़ की कोई भी विधि बनाई जाती है या प्रविधि बनाई जाती है, तो प्रविधि या विधि बनाने से पहले उसके संबंधित कोई ना कोई आयाम रहते हैं। जैसे कि मैं किसी भी बालक को ये सिखा रहा हूँ 2+2 4 होता है, तो 4 का रूप ऐसा ही क्यों रहा, तो इसके लिए कोई ना कोई विधि अपनाई गई होगी, कोई ना कोई विधि अपनाई गई होगी।
यही विधि कहलाती है, शिक्षण विधियां। और जिस माध्यम के द्वारा सिखाया जाता है, ये जो माध्यम मूल रूप से जो निकल के आता है, मूल रूप मतलब प्राथमिक रूप, जहाँ से ये सिखाने का प्रयास किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का मतलब ही होता है परिमार्जन करना। ये जो शब्द आपको साफ तरीके से दिया जा रहा है शिक्षा, इसका मतलब ही होता है परिमार्जन करना। परिमार्जन, परिमार्जन का मतलब क्या होता है? साफ तरीके से परम मतलब सबसे उच्च, मतलब उच्च, और उच्च भी किस प्रकार का? सबसे ज्यादा जो उच्च रहा हो, सबसे उच्च तरीके से। मार्जन मतलब अर्जन, सबसे उच्च तरीके से किसी भी चीज का अर्जन करना। ये अर्जन कहाँ से होता है? वातावरण से। और ये वातावरण किस प्रकार का होता है? ये वातावरण 3 प्रकार का हो सकता है आपके सामने। इस 3 के अलावा वातावरण का कोई चौथा टाइप नहीं होता। केवल जो 3 टाइप होते हैं वो यही 3 टाइप संभव हैं। एक वो वातावरण जो भौतिक रूप में आपको प्राप्त होता है, जैसे कि आपका शरीर आपको भौतिक रूप में आपको पहले से प्राप्त होता है, जो आपको प्रकृति मूल रूप से देके भेजती है। ये मूल रूप है वातावरण का, भौतिक। आप जब इस समाज में किसी भी तरीके से, इस वातावरण में किसी भी तरीके से अपना कोई भी रूप लेके आते हो, तो कहीं ना कहीं एक समाज में वेरिएशन करते हो, एक प्रकार का जो समाज पाया जाता है। तो वो समाज दूसरा रूप रहता है, जो मूल रूप है आपके आने से पहले भी समाज था, और आपके आने से पहले भी मानव का भौतिक रूप पाया जाता था वो। उसके बाद तीसरा जो टाइप होता है वो होता है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक का मतलब होता है नैतिकता, या इसी को बोला जाता है दूसरे तौर से सभ्यता। यानी कि आपके आने से पहले भी सभ्यता इस समाज में कहीं मौजूद थी। सभ्यता का मतलब होता है, जैसे कि मैं अपने से बड़ों से, अपने से जो मुझे बड़े दिखाई देते हैं, उनके सामने मैं नतमस्तक होता हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें किसका रूप है? संस्कृति का रूप है, कला का रूप है, या सभ्यता का रूप है। ये सारी चीज़ें जो वेरिएशन करती हैं, ये सब वातावरण में आती हैं। भौतिक रूप मेरा शरीर है, समाज जहाँ मैं पैदा हुआ, जिस जगत में मैं पैदा हुआ, जैसे कि मैं भारतवर्षी हूँ, मैं भारतवर्षी हूँ, तो भारतवर्ष में भारत की समाज और भारत की संस्कृति अलग अलग है। भारत की संस्कृति हर प्रदेश में, हर राज्य में, हर जिले में, हर विकासखंड क्षेत्र में अलग अलग है। तो इनके साथ जो वेरिएशन करता हूँ, और इन्हीं के अनुसार जो मूलभूत रूप से, यानी कि इस वातावरण के अनुसार मूलभूत रूप को अपनाते हुए जो आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, मूलभूत रूप को अपनाते हुए जो आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, इसी सिखाने वाली चीज़ों को बोला जाता है शिक्षण विधियाँ। इन्हीं सिखाने वाली चीज़ों को, जैसे कि आपसे बोला जाता है कि आपको किसी दूसरी भाषा का ज्ञान दिया जाता है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश के किसी एक ज़िला जो मुख्य रूप से हिंदी बाहुल्य है, हिंदी साहित्य है, हिंदी खड़ी बोली बाहुल्य है, तो उसके माध्यम से, हिंदी के माध्यम से मैं किसी अन्य भाषा का ज्ञान देना चाहता हूँ, तो उसके लिए दूसरी भाषा का ज्ञान देना मेरे लिए वो प्राथमिक भाषा जो होगी वो मातृभाषा कहलाएगी। उसके अलावा जो अन्य भाषा होगी वो द्वितीयक भाषा कहलाएगी। प्राथमिक भाषा मूल भाषा का काम करती है। इसी के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान की नींव पड़ी हुई है। और शिक्षा मनोविज्ञान में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक किसी को माना गया है, वो किसे माना गया है? ऑलवेज याद रखना, रूसो की अध्ययन पद्धति के अकॉर्डिंग वातावरण को माना गया है। वातावरण 3 प्रकार का पाया जाता है, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। और जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसी भी चीज को सीखने और सिखाने में इन तीनों की पूरी 1/3 हिस्से के साथ, यानी कि 33% भागीदारी प्रत्येक हिस्से की पाई जाती है किसी भी चीज को सीखने में और उसको सिखाने में। इनके मध्य होने वाली अंतःक्रिया ही, इनके मध्य होने वाली अंतःक्रिया क्या होती है? जैसे कि आपका शरीर, आपके शरीर में कहीं ना कहीं पाया जाता है मन और मस्तिष्क। मन मस्तिष्क के अंदर जो क्षमताएं पाई जाती हैं वो एक अनुपात के रूप में आगे बढ़ती हैं। और जो समाज में कहीं ना कहीं क्रिया करके, समाज वो, जैसे कि आपके घर परिवार मौजूद है,
आपका घर, आपके घर में आपकी माँ मौजूद है, आपके घर में आपके पिता मौजूद हैं, आपके पिता के पिता मौजूद हैं, आपके भाई और बहन मौजूद हैं, आपके आपसे ज्येष्ठ मौजूद हैं, आपसे आपके अनुज मौजूद हैं। उन अनुज के साथ क्रिया करके, ज्येष्ठ के साथ क्रिया करके आप अपने समाज का निर्माण करते हो, जिससे कि एक समाज का आयाम आप अपने अंदर विकसित करते हो। तो ये 1/3% हिस्सा निभाता है किसी भी चीज को सीखने में। और शिक्षा का मतलब ही होता है सीखना, किसी भी चीज को परम रूप से अर्जित करना। परम का मतलब होता है उच्च रूप से अर्जित करना, अपने आप को, स्वयं को एक किसी उच्च स्तर पर पहुंचाना ही शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का मतलब होता है कि एक प्रकार का किसी भी मनुष्य का सर्वांगीण विकास, एक प्रकार का किसी भी मनुष्य का सर्वांगीण विकास। तो ये जो विकास घटित होता है, ये जो विकास घटित होता है वो कहाँ घटित होता है? वातावरण में। और ऑलवेज मेरी तरफ से इस चीज का आपके लिए सजेशन है, हमेशा याद रखना कि विकास हमेशा उन चीजों का होता है जो पहले से मौजूद होती हैं। पृथ्वी का विकास हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई है। पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी पर जीवन का विकास बोला जाता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है, ये शब्द किताबों में लिखा हुआ कहीं भी किसी भी तरीके से मिल जाए तो इस चीज पे आंखें बंद करके कभी भी बिलीव मत किया करो। उसका एक बहुत बड़ा रीजन रहता है कि आपने पढ़ा है, आप अपनी स्टडी पर डाउट कर रहे हो कहीं ना कहीं। विकास हमेशा उन चीजों का होता है जो पहले से मौजूद होती हैं। हमारे आने से पहले क्या अन्य मनुष्यों का शरीर मौजूद नहीं था? मतलब भौतिक रूप था, मतलब भौतिक रूप था। हमारे आने से पहले क्या समाज इस दुनिया में मौजूद नहीं था? था, मतलब पहले से कहीं ना कहीं इसका रूप था। क्या हमारे आने से पहले सभ्यता नहीं थी? अगर सभ्यता नहीं थी तो फिर हम परंपरा कैसे बोलते हैं? परंपरा हम कैसे बोलते हैं? संस्कृति और कला को ही परंपरा बोला जाता है। दूसरे तरीके से मेरे शब्दों में समझना चाहो तो मैं ये कहता हूं कि वो सारी चीजें, समाज की वो सारी चीजें जो आपको इनिशियली परेशान करती हैं, वो संस्कृति और कला कहलाती हैं। जैसे कि परंपराएं हैं, कुछ परंपराएं होती हैं जो आपको सबसे ज्यादा परंपराएं परेशान करती हैं, वो संस्कृति और सभ्यता के रूप में जानी जाती हैं। जैसे कि आपकी सभ्यता है कि अपने से बड़े बुजुर्गों का आदर करो, तो बड़े बुजुर्गों का आदर करना माना जा सकता है कि सम्माननीय हो, लेकिन कुछ बड़े बुजुर्ग आपको आपके साथ कटाक्ष करते होंगे, लेकिन आप फिर भी उसके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हो। वही आपकी संस्कृति, परंपराएं, मतलब जो बहुत ही ज्यादा पुरानी पीढ़ियों से लेकर आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, वो परंपराएं कहलाती हैं। आगे आपको जो स्टार्ट किया जाएगा वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आने वाली शिक्षण विधियां और इसकी सबसे पहले पृष्ठभूमि, शिक्षा मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि क्या है। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि इस शब्द का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, तब तक आपको कभी समझ में नहीं आने वाला कि पेडागोजी क्या होती है, शिक्षण विधियां क्या होती हैं, किस तरीके से लागू की जाती हैं, प्राप्त उद्देश्य क्या होते हैं, निर्मित उद्देश्य क्या होते हैं और माननीय उद्देश्य क्या होते हैं। ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल मिलूंगा। तब तक के लिए बाय।